हम करने वाले हैं द सॉल्ट सत्याग्रह। इसके पहले भी हमारे 2 पार्ट वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द सॉल्ट सत्याग्रह के। जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से या फिर उसके पहले गांधी जी ने जितने भी छोटे मोटे सत्याग्रह किए, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने ये चीज देखी कि गांधी जी पीपल्स लीडर बन गए थे। यानी कि लोगों के अंदर उनके प्रति इतना भरोसा जाग गया था कि अगर गांधी जी कुछ भी करें तो लोग उसमें आंख बंद करके भरोसा करते थे। और गांधी जी ही पहले ऐसे लीडर थे जो पूरे मास मूवमेंट को चला रहे थे। यानी कि ऐसे कोई भी कोई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नहीं था जो किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड नहीं हो रहा था, जहां इंडिया लैग कर रही थी। और गांधी जी के मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगा कि अब उनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन जैसे हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड देखा, क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ वो देखा हमने। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक इंसिडेंट की वजह से, चौरी चौरा एक इंसिडेंट की वजह से कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन बंद भी हो गया। तो अब हम बात करेंगे दूसरा मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था उसके लीडरशिप में। और ये जो सत्याग्रह है, सॉल्ट सत्याग्रह, इसको सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है। पहले हम इसके बैकग्राउंड्स देखेंगे, फिर इसके मार्च देखेंगे कि इस सत्याग्रह में क्या क्या चीजें हुई, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे कि जब ये सत्याग्रह हुआ तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उस इम्पैक्ट के बाद हम ये पूरा, और ये जो सत्याग्रह था सिविल डिसोबीडियंट, वो बीच में बंद हो गया था 1 साल के लिए, फिर वापस से वो वापस आया, वो क्यों सारी चीजें हुई, हम इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सॉल्ट सत्याग्रह कवर स्टार्ट करने के पहले उसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि गांधी जी को वापस से एक मास मूवमेंट चलाना पड़ा, एक उनको क्या रीजन मिल गया। तो सबसे पहला रीजन था 1927 को। हुआ ये कि जैसे कि आप जानते हो जो ब्रिटिशर्स है ना, वो इंडिया को कभी बड़े पोस्ट में आने ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर इंडिया बड़ी पोस्ट में आ जाएंगे, अगर इंडिया लोगों को पावर दे देगा तो वो उन लोगों की बात क्यों मानेगी, वो ब्रिटिशर्स की बात क्यों मानेगी। इसीलिए पार्लियामेंट हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो जाए, ऐसे ऐसे पोस्ट में इंडिया को एज अ रिप्रेजेंटेटेड की कुर्सी तो दी थी, नॉमिनेट लोगों की कुर्सी तो दी थी, पर उन्हें कोई पावर नहीं दी थी कि किसी डिसीजन मेकिंग में उनका पावर जनरेट हो। तो इसके वजह से कुछ जो इंडियंस लोग थे उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा। ऐसा हो रहा था कि वो वहां जाते थे, असेंबली में जाते थे, बैठते थे, लेकिन उनका कुछ यूज ही नहीं होता था, क्योंकि उनका उधर बैठना, उनका बोलना, उनका चाहे कुछ भी डिसीजन हो, वो कभी कुछ मायने रखता ही नहीं था। इसके लिए इंडियंस लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई। क्या आवाज उठाई? कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने हमें जगह तो दी है बैठने के लिए, कि आप आओ बैठो, सारी जो भी चीजें हो रही है सुनो। आपने पहले तो आप परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी आपने परमिशन दी है कि आके आप बैठ सकते हो। लेकिन कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें इंडियंस लोगों को पावर ही नहीं दी जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उनका कोई मायने ही नहीं रखते। इसके लिए सारे इंडियंस लोगों ने आवाज उठाई, ब्रिटिश के सामने अपील रखी कि हमें ये जो पॉलिटिकल सिस्टम आपने बनाया है इंडिया को लेके, हमें इसमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए। एक्चुअली एक ये रीजन था। दूसरा रीजन इंडिया ये अपील कर रही थी कि हम इंडियंस को मालूम है कि हमें किस तरीके के लॉ की जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है पॉलिटिकली, कैसे हमें सजा होती है, जो भी चीजें हैं। तो यहाँ पे इंडियंस लोगों ने ब्रिटिश लोगों से बोला कि आपने हमें अंदर आने की परमिशन तो दी, लेकिन अगर आप हमें कोई पावर ही नहीं दे रहे हो कोई चीज करने के लिए, तो फायदा क्या? तो फायदा क्या? तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए पॉलिटिकली चीजों में, जिससे हम क्या कर सके, अपने चीजें आगे कर सके। तो यहाँ पे जब इंडियंस लोगों ने अपनी अपील रखी कि उन्हें कुछ पावर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें कुछ चेंजेस चाहिए, तो यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि इंडियन लोगों को पावर देना तो बाबा बहुत गलत है। तो उन लोगों ने, इंडियन जो कांग्रेस थी जो अपील लेके गई, उनके सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उनको सीधा बोल दिया कि देखो एक काम करो, आप मुझे है ना एक रिपोर्ट बना के दो कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट या क्या क्या चेंजेस चाहिए। उन्होंने बोला। अब हुआ ये
कि जब इंडियंस लोगों को रिपोर्ट देने की बारी आई तो इंडिया बोल रही हूँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट थमा दी। मोतीलाल नेहरू जी थे जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने अपनी एक नेहरू रिपोर्ट बना के दे दी। एक हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने 14 पॉइंट्स की रिपोर्ट बना के दे दी। तो यहाँ ब्रिटिश लोगों को एक मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? ताना मारने का। कैसे ताना मारने का? उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई अगर तुम इंडियंस लोग साथ में मिलके अगर तुम लोग कुछ रिपोर्ट नहीं बना सकते तो इतने बड़े देश को क्या चलाओगे। और इसी बात को नजर रखते हुए पॉलिटिकली में इम्प्रूवमेंट लाना है या चेंजेस लाना है, ये जो अपील थी इसको पूरी करने के लिए ब्रिटिश ने एक कमीशन बनाई। वो कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था इसके लीडर थे सर जे साइमन। इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे। अब ये जो पूरी ग्रुप थी 7 ब्रिटिशर्स की, इनको जो साइमन कमीशन नाम रखा गया, इनका काम क्या था? इनका काम था कि आप गांव-गांव जाओ, घर-घर जाओ, उनसे बातें करो, उनकी प्रॉब्लम को सुनो और उसके हिसाब से पॉलिटिकली कुछ चीजें क्या-क्या इम्प्रूव करनी है, क्या-क्या चेंजेस लाने हैं, कौन से लॉ लाने हैं, कौन से लॉ निकालने हैं, ये जो भी रिपोर्ट है आप खुद जाके बनाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले मौका दिया था पर 2 अलग अलग रिपोर्ट देने के चक्कर में ब्रिटिश ने उनकी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। फिर जब ब्रिटिश ने अपनी खुद की एक कमीशन बनाई और उसको ये जिम्मेदारी दी कि आपको क्या करना है, ये गांव-गांव जाना है, घर-घर जाना है और आपको सारे क्या करने हैं, रिपोर्ट तैयार करने, और जिसके हिसाब से हम सोचेंगे कि पॉलिटिकली इंडियंस लोगों को कितनी पावर देनी चाहिए, कितनी पावर नहीं देनी चाहिए। अब हुआ ये कि इंडियंस लोग भड़क गए। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, गांधी जी के सत्याग्रह के वजह से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि भाई कुछ तो हो सकता है, हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। तो जब भी ये साइमन कमीशन आया तो इंडियन लोगों को ये गुस्सा आया कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स है और 7 में से एक भी इंडियन नहीं है। हमने अपील की थी कि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट इसलिए चाहिए ताकि इंडियंस लोगों को ही मालूम रहता है कि इंडियन को क्या तकलीफ है। आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हो, ब्रिटिश को ही रख रहे हो, ब्रिटिश के साथ ही कर रहे हो, तो क्या फायदा। तो जब भी कोई भी साइमन कमीशन की ग्रुप किसी भी गांव में एंटर करने के लिए जाती है तो वहां के लोग स्लोगन लेके, बैनर का स्लोगन लेके साइमन गो बैक करके खड़े हो जाते हैं और वो उन लोग का अपोज करते हैं, उन्हें गांव में घुसने ही नहीं देते हैं। तो ये वाली सिस्टम और साइमन कमीशन को कभी कहीं घुसने के लिए दिया ही नहीं, जिसकी वजह से साइमन कमीशन फेल हो गया। तो अब ये हुआ जब साइमन कमीशन का मतलब साइमन कमीशन इंडिया में आई, साइमन कमीशन हर गांव जा रही थी, उस टाइम पे गांधी जी पार्टिसिपेटेड नहीं थे क्योंकि गांधी जी अपने सत्याग्रह के लिए कहाँ गए थे? बरदौली गए थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1927 साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एंकर द कंडीशन ऑफ अ कॉलोनी। यहाँ पे तो सिर्फ नाम का बोला गया है, एक्चुअली इंडियन लोगों ने अपील की थी कि उनको कुछ रिफॉर्म्स, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद 1928 में क्या हुआ, गांधी जी थे वो कहाँ थे? सत्याग्रह के काम की वजह से बरदौली में थे, जिसमें साइमन कमीशन के खिलाफ जब भी स्लोगन यूगन होता है उसमें गांधी जी नहीं दिखाई देते। अब हुआ ये कि जो कांग्रेस थी उन्होंने दिसंबर 1929 को अपना पूरा कांग्रेस का जो भी था उन लोग का मतलब जो भी जिम्मेदारी थी, जो भी लीडर था, वो दे दिया जवाहरलाल नेहरू को, और नेहरू को क्या बना दिया? प्रेसिडेंट। कि अब कांग्रेस कौन चलाएंगे? जवाहरलाल नेहरू चलाएंगे। जब जवाहरलाल नेहरू बने, लीडर बने वो, और वो यंगर जनरेशन थे, तब के टाइम पे वो काफी ज्यादा यंग थे, तो इन्होंने, नेहरू जी ने एक नया काम किया। क्या काम किया? उन्होंने पूर्ण स्वराज बोला। अब पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब बोलो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पहले भी तो हम मांग रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, पहले जो कांग्रेस के लीडर्स लोग थे वो लीडर्स लोग कुछ पावर्स मांग रहे थे। वो लोग पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? आप अपनी सरकार चलाओ लेकिन हमें छोटी मोटी पावर दे दो जिससे हम हमारी गवर्नमेंट चला सके। या फिर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो सीट के लिए लड़ रहे थे, पहले इंडियंस लोगों को अलाउड ही नहीं था, तो वो लोग सीट के लिए लड़े कि हमें मेंबर बनाओ, ये करो, हम भी देखना चाहते हैं कि देश कैसे चल रहा है। तो जो पहले के लीडर्स लोग थे
वो कुछ कुछ पावर्स मांग रहे थे, कुछ कुछ चीजें मांग रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कोई नहीं मांग रहा था, गांधी जी ने मांगना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 को लीडर बने तो उन्होंने क्या मांगा, पूर्ण स्वराज मांगा, उसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्ण स्वराज जो एनुअल मीटिंग हुई थी। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस कर दिया कि वो पूर्ण स्वराज चाहते हैं, उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो 26 जनवरी 1930 को, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 1929, इसके बाद 26 जनवरी 1930 को उन्होंने मीटिंग रखी और उन्होंने इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग होस्ट किया और वहां पे बोला कि आज से हम आजाद है, आज से हम हमारा रूल चलाएंगे, ब्रिटिश की कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन ये चीज जो थी वो थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई, इसमें थोड़ी कमी रह गई। क्यों? क्योंकि ये जो बातें थी ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया में ही रही, लोगों तक पहुंची नहीं और इंडिया के पास इतनी पावर आई नहीं कि वो खुद की गवर्नमेंट चला सके। जब जवाहरलाल नेहरू ने ये इंडिपेंडेंस डे को अनाउंस किया तो वहीं गांधी जी ने क्या कर दिया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को भी स्टार्ट कर दिया। तो अब तक हम जो साइमन कमीशन पढ़े, फिर उसके बाद हमने ये जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के बारे में पढ़े, फिर ये पूर्ण स्वराज देखा, ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का स्टार्ट होने का बैकग्राउंड है। देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको एक पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट होती है, आपको हर कड़ी से कड़ी मिलाना जरूरी है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ उसके बैकग्राउंड को पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं सॉल्ट मार्च की। सॉल्ट मार्च क्यों किया गया? गांधी जी का मानना था जो नमक है, जो हम खाते हैं नमक, वो हर घर में जरूरत है, हर घर में उसकी जरूरत है, हर घर में वो चाहिए। और कहीं ना कहीं नमक ऐसा है जो नेचर से हमें मिलता है। समुद्र किनारे आपने वो अमिताभ बच्चन की मर्द मूवी में देखा होगा कि नमक के ऐसे ठीले बनाए जाते हैं। तो अगर वो हमें नेचर से इतने आसानी से मिल जाते हैं तो ये जो ब्रिटिश है हमसे इतना ज्यादा टैक्स क्यों लेती है? तो इसी लॉ को तोड़ने के लिए, नमक और शक्कर पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा टैक्स लेती थी, तो इसी लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया। तो यहाँ पे क्या था, गांधी जी ने सबसे पहला क्या किया, यहाँ पे उन्होंने अपना वाइडर लेवल किया। वाइडर लेवल यानी कि जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो उन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी, जो मूवमेंट किया था, ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था ये उससे भी बड़ा था, इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेटेड थे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो सॉल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सॉल्ट है, नमक, वो हर घर में एक जरूरी आइटम है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए और जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, उनको काफी ज्यादा महंगा पड़ता है नमक। तो और जो अब हम लोग हमारे घर के लिए भी लेते हैं आधा 1 किलो, उसके लिए भी बहुत पैसे भरने पड़ते हैं। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। इसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को चलना स्टार्ट किया। कहाँ से? साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट किया दांडी में। और दांडी में क्यों गए? क्योंकि वहां पे ओशन है और ओशन के इधर क्या मिलता है? नमक मिलता है। वहां पे दांडी जब वो गए तो दांडी में उन्होंने नमक को अपने हाथ में लिया और वहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से हम नमक का टैक्स नहीं भरेंगे और इंडियंस लोग नमक को मैन्युफैक्चर करेंगे। ये उन्होंने ऐलान करके ब्रिटिश के खिलाफ एक लड़ाई की। इसके बाद बहुत ज्यादा पैरेलल मार्चेस हुए, यानी कि ये तो गुजरात में गांधी जी कर रहे थे, लेकिन जो हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट्स थे वहां पे भी मार्चेस और प्रोटेस्ट चालू थे। यहाँ पे फिर हुआ ये कि फैक्ट्री में काम वाले लोग जाना बंद कर दिए, स्ट्राइक कर दिए, लॉयर्स लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट लोगों ने जाना बंद कर दिया। ब्रिटिश का काम जितना हो सके उतने रोकने की पूरी कोशिश की गई। फिर यहाँ पे ब्रिटिश से गुस्सा थी वो पीजेंट्स लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं। अभी आदिवासी हुआ ये कि ब्रिटिश लोगों ने सीधा आदिवासी पे ये बैन लगा दिया कि आज के बाद से कोई भी जंगल में नहीं रहेगा और जंगल से कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता है।
यानी कि वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के मेडिसिन, हर्ब्स, वुड आप यूज नहीं कर सकते। ये लॉ लगा दिया, फॉरेस्ट लॉ। अब जो आदिवासी है, जिनका जन्म, जिनका मरण, जिनका खान पान सब कुछ जंगल है, अगर आप उनको वहीं से निकाल दोगे, वहां से बंद कर दोगे, तो वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं। तो वहां के लोग भी गुस्सा हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो दांडी मार्च हुआ था, इसमें इतने ज्यादा भीड़ आ गई थी, 10,000 के करीब साबरमती से और दांडी लोग चल के जा रहे थे गांधी जी के पीछे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने ज्यादा लोग साथ में चल रहे थे और उनका मेन एम था आजादी, अपने देश के लिए वो चल रहे थे। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंट की खास बात ये भी है कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो इसकी खबर अमेरिका के मैगजीन में छपने लगी। ये एक अब तक की सबसे बड़ी बात इसीलिए मानी जाती कि इंडिया जैसे कंट्री जो गुलाम है, अगर गांधी जी उनमें कुछ काम कर रहे हैं और वर्ल्ड में, इंडिया के बाहर, यूरोप में, 7 समुंदर पार अगर इसकी खबर पता चल रही, तो ये काफी ज्यादा अचीवमेंट वाली बात है। उसके बाद 1930 के मार्च में क्या हुआ, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया। और लेकिन ब्रिटिश अभी चुप कैसे रह सकती, ब्रिटिश को तो अपना पावर दिखाना है। तो ब्रिटिश ने तकरीबन 60,000 इंडियंस को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, और उसमें गांधी जी खुद थे। अब ये जो सॉल्ट मार्च हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, सबसे पहला तो ये, इस इवेंट में हमें ये पता चला, ये अटेंशन हुआ कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेटेड है। पहले नॉन कॉपरेशन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वुमेन्स पार्टिसिपेटेड थी। अब 110% इंडिया पॉपुलेशन में ऐसा कोई नहीं था जो किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड होता नहीं था। तो यहाँ पे बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, स्टूडेंट, काम करने वाला, जो भी हो, हर पॉपुलेशन मूवमेंट में क्या होती थी, आती थी, जिसमें एक बहुत बड़ी भीड़ दिखने के लिए स्टार्ट हुई। और इसमें इसी ब्रिटिश को लगा कि अब यहाँ पे रूल करना बहुत मुश्किल है, अब हमारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश को लगा कि देखो, अभी पता तो चल गया कि इंडियंस लोगों को अक्ल आ गई है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन फिर भी क्या है ना, ब्रिटिश हाथ पैर मार रही थी अपने आप को बचाने के लिए। तो उन्होंने आइडिया निकाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, हम नीचे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, हमने देखा, और जो ब्रिटिश थी उन्होंने एक नई चाल चली, और नई चाल में उन्होंने पासा फेंका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। अब इसमें हुआ ये कि गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, ये जो हमारे इरविन है ना, ये तब के टाइम के हमारे वाइसरॉय थे। वाइसरॉय यानी कि ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर जो पूरे इंडिया को संभालते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये, सबसे पहला हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट पढ़ते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि हर साल एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बड़े बड़े ऑफिशियल्स लोग आएंगे, इंग्लैंड के भी आएंगे, इंडियन के लोग भी आएंगे। इस मीटिंग का सबसे मेन एजेंडा होगा कि इंडियन की भलाई के लिए, इंडियन की प्रोग्रेस के लिए, इंडियन की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। तो मेन एजेंडा ये है। और जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, वो राउंड शेप के टेबल जो होता है उसमें होगा। ये चीज क्यों रखी गई, ये चीज इसीलिए रखी गई ताकि सर कोई जो भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेटेड है वो इक्वली दिखाई दे, वो इक्वली रिप्रेजेंटेड हो। और ये मीटिंग कहाँ होती है, लंदन में होती है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, नवंबर के 1930 में। लेकिन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया मिसरेबली, क्योंकि कोई बड़ा इंडियन लीडर उसमें था ही नहीं, उसमें कोई आया ही नहीं, क्योंकि इंडियंस लोगों को ब्रिटिश पे भी भरोसा ही नहीं रहा कि पता नहीं ये लोग मीटिंग में क्या करे, कैसे करे, ऊपर से लंदन में मीटिंग है, कौन जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स नहीं थे, इस रीजन के वजह से जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि गांधी जी कहाँ हैं, जेल में हैं। और लोग किसकी बात सुनते हैं, गांधी जी की, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कांग्रेस का बड़ा लीडर हो। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने इरविन को बोला कि एक काम करो, तुम गांधी जी के साथ समझौता करो और कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ कि इंडियन के जो लीडर्स लोग हैं वो यहाँ पे हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाए। तो जब यहाँ पे गांधी और इरविन का समझौता होता है, उसको कहा जाता है गांधी इरविन
पैक्ट। तो 1931 में गांधी जी को जेल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको सिविल डिसोबीडिएंट के मूवमेंट करने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे उनको रिलीज कर दिया गया। और यहाँ पे इरविन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ और अपने लीडर्स लोगों को भी बोलो कि वो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेटेड हो जाए। तो गांधी जी ने यहाँ पे कुछ शर्तें रखी। सबसे पहला क्या शर्त रखी? उन्होंने सबसे पहला शर्त रखी कि जितने भी लोगों को आपने बिना किसी कसूर के जेल में डाला है उनको रिलीज कर दो, यानी कि उनको छोड़ दो, चाहे वो लीडर हो चाहे वो कोई भी नॉर्मल इंसान हो। एक ये शर्त रखी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि इंडियंस लोगों को भी मौका दिया जाए कि वो लोग भी सॉल्ट का मैन्युफैक्चर यानी कि फैक्ट्री बिठा के वो लोग भी बेच सके, क्योंकि आपसे जो वो नमक खरीदते हैं वो बहुत महंगा मिलता है। तो ये दो शर्त उन्होंने रखी। इरविन ने बोला ठीक है, आपकी सारी जो भी शर्त है वो सारी चीजें मानी जाएंगी। और यहाँ पे गांधी जी को लगा कि उनकी सारी शर्तें मानी गई और गांधी जी चले गए कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। जो फर्स्ट था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कोई इंडियन गया ही नहीं था। अब बात करूं सेकेंड की, तो सेकेंड में कौन गए? गांधी जी गए। गांधी जी किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए? कांग्रेस के बन के गए। लेकिन वहां जाके उन्होंने बोला कि मैं मुस्लिम लीग का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सारे प्रिंसली स्टेट यानी कि जो भी इंडिया के जो भी स्टेट्स राजा महाराज चला रहे हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और लॉयर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी आए थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था क्योंकि उसमें लीडर्स लोग थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी आए और ये कब हुआ था? 1931, यानी कि एक साल बाद ही। और गांधी जी किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी आए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो इंसान हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गए हुए थे। फर्स्ट में भी गए थे, सेकंड में भी गए थे, थर्ड में भी गए थे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 ही हुआ था, उससे ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि इंडियंस लोगों ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच तो गए। तो क्या ब्रिटिश लोगों ने जो चीज कही थी वो सच्ची में कर रहे थे? नहीं। यहाँ पे गांधी जी ने देखा कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, इंग्लैंड के लोग आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कहीं पे भी ये नहीं दिखाई देता कि वो इंडिया का भला चाहते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, इंडिया का प्रोग्रेस करना चाहते हैं या फिर इंडिया का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो गांधी जी को लगा ये सब ना बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। तो गांधी जी को यहाँ बुरा लगा और उन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको बीच में ही छोड़ के इंडिया आ गए। और इंडिया आके क्या देखते हैं कि इंडिया आने के बाद जो जो उन्होंने इरविन के साथ पैक्ट समझौता किया था उसमें से एक भी बात मानी नहीं गई है। तो गांधी जी को यहाँ धक्का लगा और जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट उन्होंने बंद कर दिया था गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे, उन्होंने उसको वापस से रेज्यूम कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ब्रिटिश उनके साथ छल कर रही है, यानी कि उनको धोखा दे रही है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडिएंट को अलग अलग नाम है। हमने उसके बैकग्राउंड्स देखे कि क्यों हुआ, फिर हमने कैसे हुआ वो पूरा पढ़ा, उसके रिजल्ट्स देखे, उसके इम्पैक्ट्स देखे और उसके इम्पैक्ट में क्या चीज निकली वो भी हमने देखा। तो आज की वीडियो में आज इतना ही। होपफुली आपको जो भी है सारी चीजें क्लियर हो गई होगी।